स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, शांतनु गुप्ता जी हमारे मेहमान हैं। आज हमने ब्रेक से पहले नरेंद्र मोदी के आजमगढ़ दौरे की बात की थी। अब आपको बंगाल लेकर के चलते हैं। ममता बनर्जी का एक बड़ी सभा जो है इस वक्त चल रही है और यहाँ वो औपचारिक तौर पर अपने उम्मीदवार जो है वो ऐलान उनका कर सकती हैं आज, तो इसलिए उनकी परेड ग्राउंड में होने वाली ये जो सभा ये बड़ी महत्वपूर्ण है और माना जा रहा है कि सारी 42 के 42 उम्मीदवारों की घोषणा आज वो कर देंगी। मतलब अब ऑफिशियली बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी सब अलग अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी को आप देखिए, गले में पटका लगा हुआ है और हाथ से पूरी तरीके से उत्साह के साथ जोश बढ़ा रहे हैं अपना कार्यकर्ताओं का। बड़ी सभा आज कर रही है ममता बनर्जी और सारे उम्मीदवारों के ऐलान। मतलब राहुल गांधी, जयराम रमेश, तमाम जितने नेता हैं, किसी के वेणुगोपाल जो कुछ कहते हो कि हमारा अलायंस होगा, हमें अभी भी उम्मीद है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसके बाद कोई उम्मीद उनकी बाकी रहने वाली है। और ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी हैं कि अब हम अकेले ही जाएंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में। एक बात तो ये कि इसका प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है जब हम नरेंद्र मोदी की 370 वाली दावे की बात करते हैं। तो बंगाल देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, टफ नट टू क्रैक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से वहां काम किया है, जिस तरह की रणनीति पर काम किया है, आपको ये ध्यान करना चाहिए कि जब पिछला विधानसभा चुनाव था उसके पहले ममता बनर्जी का साहस ये था कि वो कहती थी कि ये दुर्गा का राज्य है, दुर्गा की भूमि है, यहाँ रामनवमी, राम क्या इसका मतलब है। पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के नेता तो उपहास सा उड़ाते थे कि ये कोई राम की बात करके जय श्री राम थोड़ी चलेगा। वो वीडियो भी देश ने देखा है कि अचानक ममता बनर्जी नाराज हो गई, गाड़ी से उतर गई, बच्चे जय श्री राम लगा रहे थे। आज क्या है, रामनवमी की छुट्टी पश्चिम बंगाल को करनी पड़ जाती है। आज क्या है, जब राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के दो बड़े जो स्थानीय संगठन थे कोलकाता और हावड़ा में, उनको ध्वज लगाना पड़ता है, भगवा ध्वज, स्क्रीन लगानी पड़ती है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को वो भी दिखा रहे होते हैं अपने लोगों को। यानी ये राजनीति का बदलाव हुआ। अब उसके आगे क्या हुआ, जिस पश्चिम बंगाल में कहते थे डेमोग्राफी हमारे साथ है, भैया मुसलमान कहां जाएगा, नरेंद्र मोदी उस दिन गए तो उन्होंने कहा कि ये कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, पश्चिम बंगाल की महिलाओं के ऊपर हमला हो रहा है। शेख शाहजहां जैसा गुंडा जो करता है उसका शिकार कौन कौन है। और आप अगर ध्यान से देखें तो आराम बाग और कृष्णानगर की रैली से जो निकल कर आया वो बता रहा है कि चुनौती तो बड़ी है, भाजपा के लिए भी बड़ी चुनौती है, लेकिन पश्चिम बंगाल से नरेंद्र मोदी के 370 में जो प्लस वाला है वो कुछ प्लस ही होना। 18 था पिछली बार, 42 में से 18 भाजपा को मिला था। अब इस बार बीजेपी उसको रिटेन करेगी या बढ़ा पाएगी, यही सवाल है। प्लस करने वाली है, प्लस बिल्कुल प्लस करने वाली। लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां भर भी एन वोट मुस्लिम वोट जाता है किसी पार्टी को, तो वहां से आप मानते हैं इसकी शुरुआत हो रही है उस पार्टी के। मतलब वो जैसे पोल पोजीशन होती है रेस के अंदर कि भाई एक आदमी को आगे खड़ा होने का मौका मिलता है तो उसको एक एज हो जाता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ये एज है पोल पोजीशन का। क्यों? वो 30% से तो शुरू करती हैं अपना चुनाव। 30% मुस्लिम वोट है वहां पर किसी भी प्रतिद्वंदी के लिए। पहले चाहे कांग्रेस रही हो, उसके बाद लेफ्ट का जमाना रहा, तब तक ये वोट बढ़ता था सब में। लेकिन आज जब से मेन चैलेंजर बीजेपी बन गई है तो लोगों ने भी मान लिया है वहां पर, और खासकर मुस्लिम मतदाता ने मान दिया है बीजेपी को रोकना है तो वोट सिर्फ ममता बनर्जी को जाना है और कोई ऑप्शन नहीं है। यहां गठबंधन हो चाहे ना हो, ये बिल सारे समीक्षक आपको यही बताएंगे, मुस्लिम वोटर के मन में कोई दुविधा ही नहीं है, हमारा वोट ममता बनर्जी को। शांतनु जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हर्षवर्धन जी की बात से मैं सहमति रखूंगा कि कैसे भाजपा ने ओवरटर्न विंडो चेंज कर दी एंगेजमेंट की पश्चिम बंगाल में, चाहे वो भाजपा की पॉलिसीज हो। आपको बताऊंगा पीएम किसान का डेटा 2 साल तक ममता बनर्जी ने अपने किसानों का डेटा नहीं दिया। 2019 में पॉलिसी आई पीएम किसान की, जिसमें 6-6 हज़ार रुपये मिलते हैं, 2-2 हज़ार करके 3 बार। और उन्होंने 2021 में जब चुनाव में जीत गई वो तभी दिया। उनको लगता था कि अगर एसएमएस जाएगा लाखों करोड़ों किसानों के मान में कि नरेंद्र मोदी के एसएमएस आया है और 2000 रुपये आ गए तो वो पॉपुलर ना हो जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी बात करी, जब वो सरकार आई और उन्होंने डेटा दिया तो उन्होंने जितना रेट्रोस्पेक्टिव पैसा था किसानों का वो पहले से दिया, पहले से पूरा मिला के दिया। फिर जैसे कहा कि भाई रामनवमी वहाँ पे उपवास मनाया जाता था, छुट्टी देनी पड़ती है, तो एंगेजमेंट की विंडो चेंज हुई। शुभेंदु अधिकारी आपको रोज फील्ड में कहीं जाते हुए दिखते हुए, गाड़ी में, जेल में वो दिखेंगे, तो वो ओवरटर्न विंडो चेंज हुई है। तो एंगेजमेंट तो चेंज हो गई है। और 18 सीट लाना ऐसी जगह में जब भाजपा 0 थी। और अगर आप देखें इतिहास तो भाजपा, जिसका एक तरह से प्रीकर्सर जनसंघ है, वो स्थापित एक तरह से उसी व्यक्ति ने करी थी जो बंगाल से आता है।
तो वहां पे उसका एक तरह से बीज तो था, उसको अब खिलना और जोर से पड़ेगा। और संदेश खाली से मुझे लगता है जैसे बगा 18 से ऊपर ही आएगा। और जहां पे भी हम जो 370 की तरफ गेंद देख रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से 3 या 4 का गेंद वेस्ट बंगाल से ही आएगा। मतलब इसका 18 के मतलब टीएमसी और बीजेपी कांटे वाली पोजीशन बिल्कुल कांटे वाली है। क्या पता बीजेपी पोल पोजीशन भी ले सकती है, बीजेपी पोल पोजीशन है लोकसभा में। देखिए आज की जो ये जो रैली ममता बनर्जी की है, इसको जन गर्जना सभा जो कह रही हैं वो, उसको इसमें अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश है उनकी। लगभग 7 लाख लोग जो हैं उनको बुलाया गया है, उनको लगभग बुलाया गया है सभी राज्य के सभी जगहों से, और सारे जितने टीएमसी के नेता हैं इसमें शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे आपका सर्वे भी हुआ था तो उसमें भी हमें दिखाई दे रहा था कि 20 सीटें बीजेपी, 21 सीटें जो है तृणमूल, 20 भाजपा 21 तृणमूल। तो मुझे लगता है कि बीजेपी 18 से आगे एक सीट भी ले जाए तो बहुत होगा। देखिए बीजेपी ने बहुत काम किया है, संदेश खाली का असर भी आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह की वहाँ पर समीकरण हैं विभिन्न सीटों पर, जिस तरह से हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो पूरी टीएमसी की लहर रहती है, क्या उसको बीजेपी तोड़ पाएगी? ये गठबंधन, ये रीजन जहां अभी रैली है, कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता का इलाका आसपास की सीटें, यहाँ ये पूरी तो टीएमसी का गढ़ है। देखिए उत्तर बंगाल की बात करें तो वहां पे बीजेपी का काफी जोर रहता है। संदेश खाली में भी जैसे आज बीजेपी है, जैसे बीजेपी आज संदेश खाली में भी रैली कर रही है। ठीक, आज खबरें बहुत सारी, मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी हमको बात, तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो है बीजेपी अपने पिछले, आपने कहा बीजेपी 18 की 19 भी कर लेगी सीट तो बहुत बड़ी बात है। 10 सेकंड की बात कहूंगा। अभिषेक बनर्जी की बात आ रही थी, मेरा डेटा पे जरा खास जोर रहता है। अभिषेक बनर्जी 17वीं लोकसभा में केवल 15% अटेंडेंस है, जबकि नेशनल एवरेज 80% का है। वो केवल 15% बार, जब आपको 32 टिकट मिलते हैं फ्री जाने के, 15% उनके अटेंडेंस अभिषेक बनर्जी की। युवा नेता है, 15% है। वैसे इसके और कॉम्पिटिटर हैं। 17वीं लोकसभा में अखिलेश यादव की 33% थी, राहुल गांधी जी इन सब में सबसे बड़े, मतलब सबसे बड़े हैं, उनकी 45-40% अटेंडेंस रहती है। उनके घर से साइकिल से जाएंगे तो 10 मिनट में आप पार्लियामेंट पहुंच सकते हैं, लेकिन ये लोग पार्लियामेंट ही नहीं जाते। अरे 2-3 खबरें हम जल्दी से ले लें ब्रेक से पहले। मैंने आपको बताया हरियाणा में विजेंद्र सिंह, ये विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे, वो उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो हरियाणा में इससे क्या डायनेमिक्स बदल रही है? वोट सारा यहाँ जाट वोटर का है, जाट समुदाय का है। तो हरियाणा में बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है वो जाट वर्सेस ऑल वो होती रही है। खट्टर साहब इसलिए 2 बार वहां पर मुख्यमंत्री बन भी पाए, सरकार उनकी रिपीट भी हो पाई। मजेदार बात यह है कि वो एक जाट दुष्यंत चौटाला की बदौलत सरकार दूसरी बार उनकी बन पाई है, लेकिन उनकी सारी पॉलिटिक्स जो है जाट एक तरफ और बाकी सारी बिरादरियां एक तरफ, ये पॉलिटिक्स वहां को करते हैं। हर्षवर्धन नहीं, देखिए ब्रिजेंद्र सिंह का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा था, और चूंकि वहाँ की जो राजनीति है वो जाट गैर जाट की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी ने उसके बीच का संतुलन बहुत अच्छा साध रखा है। इस सीट पर, हिसार सीट पर ब्रिजेंद्र सिंह को लेकर जो बीजेपी है उसके भीतर पहले से ही बहुत ज़्यादा असंतोष था। वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, बड़ी लीगेसी है, लेकिन ये भी सच है कि ये आईएएस रहे और जिस तरह से जो राजनीतिक तौर पर कहते हैं ना, वो वाला प्रभाव इनका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती इसलिए भी नहीं है क्योंकि हुड्डा और चौटाला, उनकी भी राजनीति उसी दिशा में जाएगी, उसी में से बीजेपी के 10 के 10 टारगेट में कुछ फर्क पड़ रहा है इसका, इसमें थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इस सीट पर ऐसी बहुत मुश्किल होगी मुझे नहीं लगता है। अच्छा चलिए, ये खबर थी। एक खबर की आज चर्चा बहुत ज्यादा, हमको भी उसकी बात करनी चाहिए क्योंकि इस पर विपक्ष के नेता खूब बोल रहे हैं। हमारे एक चुनाव आयुक्त जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब चुनाव की घोषणा होने वाली है 2-3 दिन के अंदर, इस हफ्ते में किसी भी दिन चुनाव अनाउंस हो जाएंगे। उससे पहले हमारे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल साहब ने इस्तीफा दे दिया। पहले ही जो इलेक्शन कमीशन है उसमें 3 सदस्य तो होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ 2 सहयोगी चुनाव आयुक्त। एक पहले ही वेकेंट था, अभी एक जो चुनाव आयुक्त उनका इस्तीफा हो गया, तो कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन में अब मुख्य चुनाव आयुक्त ही बचे हैं। लेकिन इनका जो इस्तीफा हुआ, इन्होंने एक तो वजह कोई नहीं बताया कि इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया, वो भी इलेक्शन से जस्ट पहले। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मामला चला था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हमारे चीफ जस्टिस उस कमेटी में होंगे जो कि चुनाव व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा, केंद्र सरकार ने उस फैसले को पलट दिया और एक कानून बना दिया कि प्रधानमंत्री के अलावा उसमें जो विपक्ष के एक जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और एक सीनियर कैबिनेट मंत्री, ये मिलकर के नियुक्ति करेंगे चुनाव आयुक्तों की। यही वो चुनाव आयुक्त थे जिनकी नियुक्ति पर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस कमेटी में चीफ जस्टिस भी रहेगा, जो फैसला बाद में पलट दिया केंद्र सरकार ने। तो ऐसे में क्या उसका भी कोई प्रभाव था आज इनके इस्तीफे पर, ये हमको बात करनी चाहिए। जयराम रमेश ने यह कहा है, क्या पता ये भी भाजपा ज्वाइन कर ले। ऐसा कहने वो चुटकी ले रहे हैं, ऐसा वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक पूर्व जज थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, अभी सर्विंग जज थे, इस्तीफा दिया और तुरंत भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर ली। और इनको अब इनका इस्तीफे पर कांग्रेस कह रही है क्या पता ये भी भाजपा में चले जाए। नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मसला है। और वैसे तो देश को ये भी जानना चाहिए कि 1990 तक इस देश में एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था,
ये बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके साथ 2 और चुनाव आयुक्त, और इलेक्शन कमीशन की मशीनरी इतनी स्ट्रांग होती है, हर राज्यों में चुनाव आयुक्त जिले से लेकर जो पूरी मशीनरी होती है प्रशासन की वो शिफ्ट कर जाती है, उसकी तैयारी पूरी है, तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा ये मैं नहीं मानता हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त रहे या कोई एक चुनाव आयुक्त, उससे बहुत फर्क, लेकिन संस्था मजबूत रहनी चाहिए, संस्था पारदर्शी होनी बिल्कुल, लेकिन उसी पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़ा होता है, और चूंकि इन्हीं के ऊपर सवाल भी था तो अब सरकार की तरफ से तो यह भी कहा जा सकता है कि भाई इनके ऊपर सवाल था, इन्होंने छोड़ दिया। मेरा यह मानना है कि जो उसका दूसरा मसला है कि भैया संवैधानिक पद पर रहने वाले ये लोग इतनी महत्वपूर्ण, उसके बाद फिर से राजनीति में चले जाएंगे, कोई तो कूलिंग पीरियड होना चाहिए जिसके बाद ये किसी पार्टी में जा पाए, कोई राजनीतिक पद हासिल। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो है उसका एक कूलिंग ऑफ पीरियड बिल्कुल होने के बाद वो कुछ और हर हाल में होना चाहिए। जैसे पश्चिम अभी बंगाल हम में नहीं जानते इन्होंने क्यों इस्तीफा हाँ, दिया। ये पता नहीं है हम लोग, हमें पता नहीं है, लेकिन पश्चिम, जैसे अब इन ऑफिसर्स की बात करें, ये बहुत ही अच्छे ऑफिसर रहे हैं, ये हैवी इंडस्ट्रीज में रहे हैं, वहां पे इनका काम बहुत सराहा गया था। पंजाब में जब ये रहे हैं बहुत सराहनीय काम किया था। अब बात उठती है कि जैसे गंगोपाध्याय जो कि जज बंगाल में रहे, उन्होंने तुरंत जो है वो एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली। ये सवाल तब उठते हैं कि उनके फैसलों पर अब सवालिया निशान बन रहा है। ऐसे यहाँ में हमारे अगर तो चुनाव आयोग हमेशा ही सवालों में रहता है ना, जो विपक्ष में है उसके सवालों में तो मेरा ये कहना है कि रहता है। अगर ये व्यक्ति अभी, अगर इन्होंने कोई बात नहीं छोड़ दिया है, अगर ये राजनीति में आ गए दोबारा, तो फिर सवाल और बड़े हो जाएंगे। आज जब अगर इन्होंने राजनीति नहीं ज्वाइन की तब बाकी हो सकता है क्या कारण रहे, लेकिन अगर ये राजनीति ज्वाइन कर लेते हैं तो सवालों के घेरे और बढ़ेंगे। थोड़ा सा हमको इंतजार करना चाहिए, लेकिन हाँ, लेकिन एक विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि कहीं कोई मतभेद तो नहीं था, किस तरह का मतभेद था, किस तरह की स्थितियां थी, वो भी ऐसा तो नहीं है। ये सब देखिए कोई खबर नहीं है, ये सब स्पेकुलेशन और रूमर है कि क्या ये इलेक्शन में कुछ एक किस्म से काम देखना चाहते थे, करना चाहते थे, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस की नियुक्ति हो, कुछ हो, तो उनकी तैनाती कैसे होनी चाहिए, कितने राउंड में इलेक्शन होना चाहिए, इन बातों को लेकर के क्या इस्तीफा देने वाले चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ या केंद्र की सरकार के साथ कहीं कोई मतभेद था, ऐसी भी हवाएं चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। ये खबर देर से देर आएगी तो आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में ब्रेक के बाद नरेंद्र मोदी की उस तस्वीर की बात करेंगे जो वैसे तो आपके फोन में जरूर पहुंच गई होगी, लेकिन आज हम उसके पीछे का संदेश डिकोड करेंगे। हाथ में त्रिशूल लिए नरेंद्र मोदी की उस तस्वीर क्या कह रही है, एक ब्रेक के बाद।